मैं लाइव हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। यदि आवाज़ पहुँच रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं। मेरी आवाज़ जा रही है क्या? मेरी आवाज़ जा रही है? आवाज़ के बारे में संकेत करें कि क्या मैं आप सब लोगों को सुनाई दे रहा हूँ। यदि सुनाई दे रहा हूँ तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। हाँ, विनय सिंह जी ने संकेत किया कि आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है। महामना मदन मोहन मालवीय को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए महामना स्कूल ऑफ थॉट, लंका स्कूल ऑफ थॉट के डॉक्टर अरविंद शुक्ल जी को, डॉक्टर तारकेश्वर नाथ तिवारी जी को, डॉक्टर रजनीश सिंह जी को, डॉक्टर विजय सिंह जी को, डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी को, डॉक्टर अरविंद चौबे जी को जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संदीप त्रिपाठी जी को, राजीव रंजन पांडे जी को, योगेश राय जी को और बड़े भाई प्रवीण सिंह, डॉक्टर प्रवीण सिंह जी को और साथ में बहन मनीषा को कि मुझे यह अवसर उपलब्ध कराया है आपने। जो विषय है वो है औपनिवेशिकता से भारतीय मानस की मुक्ति, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड। इस विषय पर मुझे आज अपनी बात रखनी है और मैं आनुभद्रः क्रतो यंतु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानु यथा सद्मित वृधे असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे, इस मंत्र के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, जिसका अर्थ है कि हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आएं, जो किसी से न दबें, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को न रोकने वाले हों, सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। हम सबके आदर्श महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कहते थे कि मुझे विश्व की चिंता है, इसलिए भारत की चिंता करता हूं, क्योंकि विश्व के सभी प्रश्नों का उत्तर भारतवर्ष से ही मिलेगा। मूल इस विषय का जो अधिष्ठान है, इस विषय का जो मूल है वो यहां है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय मानस में एक द्वंद्व की स्थिति बनी रही। एक ओर वह भारत के बारे में खोजों से अभिभूत था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के इहलौकिक तर्क जो हैं उनसे सहमति दर्ज कर रहा था। ऐसे में औपनिवेशिक शासन ने भारतीय मानस की इस कमजोरी को पकड़ा और भारतीय मानस पर अपनी पकड़ को व्यवस्था के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास करता रहा। जाहिर है कि व्यवस्था पर उनकी पकड़ शिक्षा के माध्यम से और भाषा के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती थी और यही उन्होंने किया भी। बहुत वर्षों पूर्व, बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, कुछ वर्ष पूर्व सुनील खिलानी की एक पुस्तक आई थी, आइडिया ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक पर उस समय के कथित तौर पे जो प्रगतिशील लोग कहे जाते हैं, उन लोगों ने काफ़ी लंबा विचार विमर्श किया और यदि हम उस विमर्श का आकलन करें तो पाते हैं कि आज भी औपनिवेशिकता के प्रभाव में जो मध्यवर्गीय मानस है वो जकड़ा हुआ है। जब मैं औपनिवेशिकता कहता हूं तो
ये बड़ा लंबा चौड़ा टर्म लगता है और समझ नहीं पाते कई लोग कि ये क्या इसका मतलब है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इससे सीधे सीधे तात्पर्य है गुलामी। गुलामी की वैचारिक दास्ता से मुक्त होने की प्रक्रिया को ही हम लोग डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड की संज्ञा देते हैं। तो मैं आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहा था और आइडिया ऑफ इंडिया में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें इस बात को, इस नैरेटिव को, इस डिस्कोर्स को स्थापित किया गया कि भारतवर्ष जो है, जो लगातार गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और इसलिए हमारे सोचने समझने के तरीके में किस तरीके से गुलामी ने घर कर लिया। हम लोग समझते हैं कि यह शायद 1857 या 1700 या 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब से शायद इसका आविर्भाव हुआ। हाँ, ये बात तो सच है कि तब से यह जो थॉट प्रोसेस था वो हमारा ज़्यादा बाधित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसकी शुरुआत वहीं से हुई। तो मैं जिन बातों को यहाँ आप लोगों के सामने रखूँगा वो यह बात होंगी कि कैसे आधुनिक मानस जो है, आधुनिक भारतीय युवा जो है और हमारी इससे पहले वाली पीढ़ी भी कैसे कोलोनाइज्ड रही मानसिक रूप से और किस प्रकार से हम लोग उसी मानसिकता से, उसी अंग्रेजी मानसिकता से, उसी मध्यवर्गीय मानसिकता से ग्रसित रहे और अंत जिसका कि परिणाम हमें आज इस रूप में मिल रहा है कि हम मानसिक रूप से कितने गुलाम हैं। बेसिकली जो इसमें शब्द आता है कोलोनिया, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और उसी से उपनिवेश बने, जिसका मतलब होता है कि ऐसा संपत्ति जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया जा सके। उपनिवेश की एक मानसिकता होती है, जैसे कि स्वामित्व के लिए भूखे व्यक्ति की होती है, जिसको कि शासन करना है, जिसको कि सत्ता कायम करना है। मैं एक बात बताते चलूं कि हमारे यहां से, भारत से फौजें कभी बाहर नहीं गई, हमारे यहां से विचार बाहर गए और जो यूरोसेंट्रिक सिविलाइजेशन है, जो जैसे कि हम लोग यूरोप कहते हैं, वो वहां से हमेशा फौजें बाहर गईं और फौजों के माध्यम से आइडिया का प्रोपेगेशन किया गया, विचारों को प्रोपेगेट किया गया। तो ये उपनिवेशिक ये जो मानसिकता है उसमें उसके लक्षणों में नस्लवाद, विदेशी रहन सहन, और जो मैं चर्चा कर रहा था अभी यूरोसेंट्रिसिज्म, जिसे यूरोप केंद्रीयता कहते हैं, और असहिष्णुता, ये इत्यादि भावों का प्राधान्य होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ की साम्राज्य किसी दूरस्थ भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं और बाद में उनको उपनिवेशिक रूप से दबा देते हैं और उनकी सारी आर्थिक सामाजिक गतिविधियों पर कब्जा काबिज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम इंग्लैंड को जानते हैं कि यह एक साम्राज्यवादी देश रहा है और उसने भारत पर एक लंबे समय तक, लगभग 400-450 वर्षों तक शासन किया। जब मैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की चर्चा कर रहा हूं तो इन दोनों शब्दों, हालांकि ये दोनों शब्द साथ साथ चलते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों को भी समझ लेना चाहिए। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा जार्गन्स में नहीं कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एडवर्ड सईद की चर्चा नहीं करूँगा, मैं एजाज अहमद की चर्चा नहीं करूँगा, मैं क्लड लेवी स्ट्रॉस की चर्चा नहीं करूँगा, मैं गायत्री चर्चा नहीं करूँगा, मैं अदर स्मॉल ओ और कैपिटल ओ की चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों की चर्चा न करते हुए भी हम ये बात समझें, हम यह बात जानें कि आखिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में अंतर क्या है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि ओरिएंटलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डिफरेंस है, वैसे ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में भी अंतर है। एडवर्ड सईद का भारत में इतिहास जो है उपनिवेशवाद का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जो हैं वो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से प्रारंभ होता है। आपको थोड़ा सा मन में यह द्वंद्व हो रहा होगा कि मैंने चर्चा क्यों अंग्रेजों से शुरू की, मुझे पीछे भी जाना चाहिए था, इस्लामिक आक्रमणों की भी चर्चा करनी चाहिए थी, अरबों के आक्रमणों की भी चर्चा करनी चाहिए थी और उन तमाम आक्रमणों की चर्चा करनी चाहिए थी जिनका कि भारत पे लगातार हमला
चलता रहा है। लेकिन यहां मैं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कपिल कपूर, उनकी बात की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। डॉक्टर कपिल कपूर कहते हैं कि मुसलमानों ने भी हमला किया, लेकिन मुसलमानों के पास कुछ नया नहीं था। और इस बात की चर्चा करते हुए वो सेमेटिक रिलीजन और उन सब तमाम चीजों की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि इसलिए हम लोग शायद मानसिक रूप से उनके गुलाम नहीं हुए, जबकि अंग्रेजों के पास इस तरह की स्ट्रैटेजी रही। 18वीं सदी में 11 पंडितों को इकट्ठा करके हिंदू विधि संग्रहित करने की पहली कोशिश हुई और दस्तावेजों में इसके प्रमाण मौजूद हैं। यह प्रमाण भी मिलता है कि अंग्रेज अफसर जो हैं वो पंडितों को पुरोहित और धर्माचार्य मानते ही नहीं थे, वो वकील मानते थे और कहते थे, मतलब अंग्रेजों ने जो ये नासमझी में अपनी गलती की, वो कुछ इस तरह की गलती की कि उनको ये बड़ा कंफ्यूजन रहता था, बड़ा वो परेशान रहते थे कि किस तरीके से हम लोग हिंदुओं की लड़ाई झगड़े, शादी विवाह इत्यादि की समस्याओं को सुलझाएं। और इस उलझन में उन लोगों ने सोचा कि कुछ भारतीय जो दंड विधान हैं उनका ट्रांसलेशन किया जाए। इसी दौर में उन लोगों ने मनुस्मृति का भी ट्रांसलेशन किया और उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि क्या क्या क्षेपक मनुस्मृति में डाले गए और उसका अनुवाद करके उन्होंने भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज में एक संघर्ष का बीज बो दिया। खैर, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें तो पुराने जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो उनका था उसकी बात समझ में आती थी। पंडितों से जब उन्होंने पूछा कि हिंदू विधि क्या है, तो शायद उनको पंडितों ने, या उस समय उनको यह समझ में आया हो कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम भारतीयों को बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत वहीं से की। वो चाहते तो वेदों के ट्रांसलेशन का शुरुआत करते या उपनिषदों के ट्रांसलेशन का शुरुआत करते। यह सोचने वाली बात है कि सबसे पहले मनुस्मृति का ही ट्रांसलेशन क्यों किया। और हालांकि जो इसके कर्ता धर्ता थे विलियम जोन्स, जो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक भी थे, वो कोई बहुत बुरे आदमी नहीं थे, कोई बहुत खराब आदमी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आसपास का तंत्र था उन लोगों ने इसको बुना और इस जाल में हम भारतीय फंस गए। और जैसे जैसे उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया मनुस्मृति और उसके बाद के ग्रंथों को, उनकी रुचि बढ़ने लगी। एक पत्रकार है राम बहादुर राय, वो कहते हैं कि विलियम जोन्स की जो समस्या है वह उनकी दिमाग थी। सोचने का उनका एक खास तरीके का ढंग था, एक खास तरीके से सोचने के वो अभ्यस्त थे। अनेक व्याख्याओं से वो परेशान भी हुए, समस्याग्रस्त हुए, और समस्याग्रस्त होने के बाद उन लोगों ने ऊट पटांग व्याख्याएं की। और ऊट पटांग जब व्याख्याएं हुई तो अब आप समझ सकते हैं कि उसका परिणाम किस रूप से हमारे सामने आज उपस्थित है। इस क्रम में मैं कुछ लोगों के नाम लेने से भी नहीं हिचकूंगा, चूंकि हमारे आदर्श जो है वो महामना है, और महामना कहते हैं कि सबसे पहले सत्य है, सत्य की रक्षा सर्वप्रथम है। हमारे समाज को लगा कि कई लोग ऐसे हितैषी हैं जो कि समाज सुधार के आंदोलनों से उस दौर में जुड़े, और मैं यहां पे राजा राम मोहन राय का उल्लेख करने से नहीं हिचकूंगा। राजा राम मोहन राय को लगता था कि सब लोग क्रिश्चियन हो जाए तो समस्या का हल हो जाएगा। आपको शायद पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड में दफनाया गया था। अब इसके आगे मैं बहुत ज़्यादा इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब औपनिवेशिकता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। यदि उसकी बात को आप गंभीरता से लेने लग जाते हैं तो उसकी राह आसान हो जाती है। मानसिक गुलामी थोपने में बाधाएं कम आती हैं। अंग्रेजों में कुछ ऐसे भी थे जो कि हिंदुओं को उसकी प्राचीनता और महानता की याद दिलाना या उसकी अनुभूति कराना आवश्यक समझते थे, और वह आपाधापी का दौर था। और इस प्रकार से हम देखते हैं, हम यह बात जानते हैं कि भारत की जो समाज व्यवस्था है वह पुरानी और परंपरा आधारित व्यवस्था है। कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो 200 साल में भारत को पूरी तरह बदलने में सफल हो गए, और इसकी शुरुआत वो 1740 से करते हैं, जब अंग्रेजों ने राजनीतिक और सैनिक विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ की।
और उसका दौर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से प्रारंभ हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले साल मतलब 1858 के अगले साल 1859 में ही विकासवाद का सिद्धांत आया। यह क्या है? उसका सीधा सा अर्थ है कि जो सर्वोत्तम होता है वही जीतता है। उसी समय विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी अपना आकार ले रहा था। मैं विकासवाद का सिद्धांत से मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे यहां ऐसी व्यवस्था नहीं रही है, हमारे यहां सबको लेकर चलने की व्यवस्था रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भारतीय परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, यह परंपरा सबको लेकर चलने वाली परंपरा है। इसी क्रम में मैं 1839 में जेसी मार्समैन ने इतिहास की एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक उन्होंने दिया भारतवर्ष का इतिहास। लेकिन 1858 के बाद धीरे धीरे भारतवर्ष और हिंदुस्तान शब्दों का प्रयोग अंग्रेजों ने बंद कर दिया। उसकी जगह इंडिया शब्द का प्रयोग होने लगा। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। उससे पहले अंग्रेज यह मानते थे कि भारत उससे भिन्न एक विशिष्ट राष्ट्र है। 1857 के बाद उनकी स्थापना बदलने लगी। वे कहने लगे भारत एक भूखंड है, राष्ट्र नहीं है। और इंडिया शब्द से हमें ज्योग्राफिकल सेंस आता है। और अंग्रेजों की इस स्थापना को आज भी हमारे देश में बौद्धिकों का एक वर्ग ढोता प्रतीत होता है। यह वर्ग अंग्रेजों को जाने अनजाने अपना स्वामी मानता है और इस क्रम में प्रगतिशील होने का भ्रम भी पालता है। इंडिया शब्द के प्रयोग से केवल भौगोलिक दृष्टि सामने आती है। वसुधैव कुटुंबकम को अपना अवलंब, अपना आधार मानने वाली भारतीय सभ्यतिक दृष्टि में मानवता का प्रसार दिखता है। इसलिए अन्य सभ्यताओं की तरह यह आक्रामक नहीं रहा है, यह हंता नहीं रहा है, यह नाश करने वाला नहीं रहा है, यह विनाश करने वाला नहीं रहा है। भारतीय एकता विविधताओं से समृद्ध है, इसलिए भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। हम देखते हैं, कहते हैं कई लोग कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और भारत राष्ट्र ही नहीं था। इस तरह की तमाम बातें हमारे सामने आता है। तो ये हम देखते हैं कि भारत में असंख्य बोलियां रही हैं, असंख्य संस्कृतियां रही हैं। इसके बावजूद भी भारतवर्ष का प्राचीन काल से ही वो राष्ट्र के रूप में मौजूद रहा है। कई लोग यह मानते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा नई अवधारणा है, यह पश्चिमी अवधारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अथर्ववेद नहीं पढ़ा है उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा बहुत ही पुरानी है। ये चाहे अलग बोलियां रही हो, चाहे हमारी अलग संस्कृतियां रही हो, चाहे हमारे अलग रहन सहन रहा हो, चाहे हमारे यहाँ अलग वेशभूषा रही हो, लेकिन हमारे यहाँ जो चित्त है वह एक रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जो हमारे राष्ट्र का चित्त है, जो हमारे राष्ट्र का मानस है, जो हमारे राष्ट्र की सोच है, वो एक रही है। इसीलिए तमाम झंझावातों के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद भारत आज भी खड़ा है और आज भी जिंदा है। ऐसे दौर में, जबकि ऐसे वैचारिक वातावरण के मध्य, जहां की उत्तर औपनिवेशिक मानसिकता को पोषित किया जा रहा है, जिसमें आम भारतीय अपनी ही ज्ञान परंपरा से कट गए हैं, जहां की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति जैसे विषय पर परिसंवाद करना एक आवश्यक कदम महसूस हुआ। जब हम लोग इस विषय की संस्थापना कर रहे थे और मैं महामना स्कूल ऑफ थॉट के अपने अग्रजों से सलाह ले रहा था, तो ये बात हम लोग जब डीकोलोनाइजेशन शब्द के लिए शब्द ढूंढने लगे तो हम लोग बड़े परेशान हुए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो यह अवधारणा ही नहीं रही है। हम तो कॉलोनी बनाने में विश्वास ही नहीं करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमें इस विषय को अकादमिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज के बीच ले जाकर इस नैरेटिव को, इस डिस्कोर्स को खड़ा करना है, इसलिए हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। भारत की ज्ञान परंपरा जो है वह अंतः सलिला विन्यस्त अनुभूति है। भारतीय सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है,
जिसका गौरवशाली अतीत है। इस सभ्यता पर हुए आक्रमणों के मूल में आर्थिक आकर्षण था, लेकिन केवल आर्थिक आकर्षण नहीं था। 19वीं सदी तक आते आते हम देखते हैं कि भारत में दुनिया का 1/3 व्यापार होता था और समूची दुनिया में दुनिया के सकल घरेलू उत्पादन का 1/4 उत्पादन भारतवर्ष में होता था। मुगलों की लूट के बाद भी औपनिवेशिक शासन के चलते भारतवर्ष की छवि सपेरों के देश में बनी रही कि यह सपेरों का देश है। मुझे वह आख्यान याद आता है जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि भारतीय आख्यान, जैसे कि हम लोग इंडोलॉजी कहते हैं, भारतीय आख्यान रचना में, नैरेटिव सेटिंग में इंडोलॉजी ने सही भूमिका नहीं अपनाई है और इस इंडोलॉजी ने भारतीय सभ्यता को लेकर मिथक रचे हैं। जरूरी है कि इंडोलॉजी का सही रूप रचा जाए। भारतीय अध्ययन का सही रूप रचा जाना बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक है। भारतवर्ष के संसाधनों को सदियों से नुकसान होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्र के रूप में एक मजबूती बनी रही। हम दुनिया के नैरेटिव में केंद्र में बने रहे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि औपनिवेशिकता जो है अभी भी मानसिकता के रूप में मौजूद है एवं इस रूढ़िवादी मानसिकता, इस बद्धमूल मानसिकता का प्रतिकार एवं प्रतिरोध करने की आवश्यकता है। हमें यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यह औपनिवेशिक मानस भीतरी रूप में परंपरा के विवेक को निगल लेगा। भारतवर्ष की आत्मा अभी भी गांवों में बसती है, जिससे औपनिवेशिक मानसिकता का असर अभी भी जड़ों पर नहीं हुआ है। भारतीय सभ्यता मिलने जुलने, संश्लेषण की इत्यादि की एक बहुत केंद्र बिंदु रहा है, उसका सेतु रहा है, जिसमें उसकी उदारता और खुलापन है। बहरहाल इन सब बातों की चर्चा हम लोग करने के साथ ही यह बात हम लोग जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि समकालीन भारतीय अकादमिक ज्ञान विमर्श में जो विन्यस्त आधारभूत उत्तर औपनिवेशिक मानस रचना के सूत्र को कैसे लक्षित किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा से प्रसारित हो रहे औपनिवेशिक मिथकों का प्रत्याख्यान आवश्यक जान पड़ता है, जिससे समकालीन ज्ञान परंपरा के अपने पारंपरिक मूल स्रोतों से हम जुड़ सकें। इस वैचारिक पुनर्जागरण की महती आवश्यकता का एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत महसूस होती है और भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न अनुशासनों में बद्धमूल ज्ञान पद्धति, साभ्यतिक दृष्टि, दर्शन, विज्ञान, आधुनिक ज्ञान विमर्श सृजन में अपना सार्थक योगदान, इन सब विषयों के मूल का सार्थक योगदान मिलना चाहिए। वैसे भी औपनिवेशिक आधुनिकता ने भारतीय जनमानस में दीनता का बोध भर दिया है और इससे जो नुकसान हुआ है वह यह हुआ है कि हमारे सामने वेस्ट ने एक वैचारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। यहाँ पे मैं अंग्रेजी के एक पोएट रुडयार्ड किपलिंग की चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के डायमंड जुबली मनाने के लिए द वाइट मैन्स बर्डन नामक एक कविता लिखी, लेकिन बाद में कुछ इंटरनल उन लोगों की, चूंकि चापलूसी की भी एक नीति होती है ना कि कौन सबसे बड़ा चापलूस है राजा का, तो बाद में उससे भी बड़ा कोई चापलूस निकल गया कि कविता को हटाकर रिकॉलिस्ट कविता ने उसे रिप्लेस कर दिया। लेकिन बाद में 1898 के आसपास, मुझे जहां तक याद आ रहा है, द वाइट मैन्स बर्डन अस्तित्व में आया और ये वाइट मैन्स बर्डन जो है वो बेसिकली 3 महीने के स्पेनिश अमेरिकी युद्ध में एक प्रशांत महासागर द्वीप समूह को जीतने वाले फिलीपींस द्वीप समूह के अमेरिकी उपनिवेशीकरण और विनाश को प्रोत्साहित करने के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने दोबारा द वाइट मैन्स बर्डन लिखा और साम्राज्यवाद के कवि के रूप में किपलिंग जो थे वो अमेरिकी पाठक और श्रोता को साम्राज्यवाद का उद्यम करने के लिए में उकसाते हैं। शीर्षक एवं विषय जो है, जो वाइट मैन्स बर्डन, आप समझ भी रहे हैं कि गोरे लोगों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है
वह जिम्मेदारी क्या है? वह जिम्मेदारी है कि औद्योगिकरण के माध्यम से पश्चिमी दुनिया अन्य दुनिया के गैर सफेद लोगों को सभ्यता प्रदान करती है। द व्हाइट मैन्स बर्डन संपूर्ण डिस्कोर्स को, संपूर्ण नैरेटिव को साम्राज्यवादी नजरिए से देखती है और यह मानती है कि श्वेत नस्ल नैतिक रूप से पृथ्वी के गैर सफेद लोगों पर शासन करने और उनकी प्रगति, चाहे वह प्रगति सामाजिक हो चाहे वो प्रगति सांस्कृतिक हो, को प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य है। इसका निहितार्थ है कि निश्चित रूप से इसका निहितार्थ यह है कि गोरे लोग साम्राज्य के लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका यह नैतिक दायित्व है कि यह दुनिया के लोगों को सभ्य बनाए। ये कांस्टेबल हैं, ये ठेकेदार है पूरी दुनिया के। इनको जिम्मेदारी दी है प्रभु ने ऊपर से कि आप दुनिया के लोगों को सभ्य बनाइए। भाई आप नहीं सभ्य बनाएंगे तो लोग असभ्य रह जाएंगे। यह रुडयार्ड किपलिंग की यह मान्यता है। अब आप यह कल्पना करिए कि जब यह कविता लिखी उसके कुछ ही वर्षों बाद उसको नोबेल प्राइज दे दिया गया। नोबेल प्राइज की क्या राजनीति रही होगी, क्योंकि कब्जा तो सब इन्हीं का है। खैर आगे जब हम बढ़ते हैं तमाम लोगों की चर्चा करेंगे। इसके क्रम में ही मैं यह बात उठाना चाहता हूं कि जैसे कि तमाम लोग उठाते रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सुरेश सोनी जी हों या भारतीय ज्ञान परंपरा के स्थापित विद्वान प्रोफेसर कपिल कपूर हों या तमाम लोग हों। वह कहते हैं कि जो सार्वकालिक सार्वदेशिक जो इतिहास के मिथक रचे गए, जैसा कि स्टुअर्ट मिल ने भारतीय इतिहास को बांटते हुए प्राचीन इतिहास को हिंदू इतिहास, मध्य इतिहास को मुस्लिम इतिहास और आधुनिक इतिहास को अंग्रेजी का इतिहास बताया। खैर स्टुअर्ट मिल की चर्चा फिर कभी करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हुए हम यह बात जाने कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय विद्या परंपरा, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की समझ हमारे अंदर आवश्यक रूप से होनी चाहिए। और वह समझ कैसे आएगी? एक मनुस्मृति में श्लोक आता है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में यह श्लोक आता है, जिसमें कि धर्म के लक्षणों में विद्या का स्थान है। मतलब विद्या का अध्ययन, विद्या की उपासना धर्म के अनुपालना के समकक्ष रखा गया। आगे हम यदि इन सब संदर्भों को जब इकट्ठा करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि विद्या में दो तरह की विद्या, परा विद्या अपरा विद्या रही। थोड़ी सी इसकी समझ हम लोगों को होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे मंत्र संख्या 9 से लेकर मंत्र संख्या 11 तक का उल्लेख करूँगा। ईशावास्योपनिषद का ईशावास्योपनिषद का मंत्र संख्या 9 जो है वह कहता है कि अंधा तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्याम रताः। यह ईशोपनिषद का 9वां मंत्र। इस मंत्र से ऋषि का अभिप्राय है कि जो अविद्या का अनुसरण करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या में ही रत हैं वो मानो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इससे ऋषि का जो तात्पर्य है वह यह है कि हमें किसी भी प्रकार के आसक्ति से बचाना है और किसी भी प्रकार के जो तमाम बंधन हैं उनसे अपने आप को मुक्त करना है। और इस बात का उल्लेख अगले मंत्र में आता है, जबकि कहते हैं कि अन्य देवा बहुर्विद्या अन्य दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नश्चद्वी चचक्षरे। ये ईशावास्योपनिषद का 10वां मंत्र है। इसी के साथ हम देखते हैं जब 11वां मंत्र जो है, जहाँ की विद्याम च विद्याम च यस्य द्विदो भयम सह अविद्या मृत्यम त्रित्वा विद्याम विद्यामृतमश्नुते विद्यामृतमश्नुते। इसका उल्लेख आपने हर जगह सुना होगा। तो विद्या को स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा तभी स्थापित हो सकती है जबकि हम भारतीय विद्या को, भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन को, परंपरा को दृढ़ता के साथ स्थापित करें। और इस तरीके से हम तमाम चीज़ों की जब विवेचना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ की जो विद्या परंपरा रही है, हमारे यहाँ की जो ज्ञान परंपरा रही है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। लेकिन और भारतीय दर्शन में हम जानते हैं कि मोक्ष ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है, और उसी के सर्वोच्च पुरुषार्थ होने के कारण वैराग्य प्रधान जो है निवृत्ति परक चैतन्यता को हम लोग देखते हैं कि सर्वोपरि महत्व दिया गया। इन सब चीज़ों, इन सब बातों के मध्य मैं
एक महत्वपूर्ण चिंतक की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। एक क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सैवेज माइंड, और वो कहते हैं कि कैसे किस तरह से आधुनिक यूरोपीय सभ्यता आदिवासी संस्कृति के मर्म को निर्मूल करती है, और हम पूरी की पूरी उनकी ज्ञान परंपरा उनको न कहें, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो ट्रेडिशन है, चीज़ों को जो समझने का दृष्टिकोण है, उसको मैं केवल एक बात से आप लोगों के सामने रखूंगा, जहां की वो कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। मिशेल फुको कहता है कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज जो वेस्ट में था या वेस्ट में है, वो क्या है? नॉलेज जो है वो पावर, मतलब नॉलेज से पावर होना चाहिए। पावर क्यों? पावर शासन करने के लिए, सत्ता करने के लिए, इसलिए नॉलेज की जरूरत है। हमारे यहां नॉलेज को पावर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां जैसा कि कपिल कपूर कहते हैं कि नॉलेज इज प्यूरिफायर। कैसे प्यूरिफायर? ज्ञान जो है हम सबको पवित्र करता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे लें, विद्या हितोपदेश में एक श्लोक आता है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रताम पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या जो है विनय लाती है। विद्या जब आएगा तो आदमी विनयशील होगा, पावरफुल नहीं होगा। वेस्ट का जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है वह नॉलेज से पावर पाने का है, सत्ता पाने का है, शक्ति पाने का है, शोषण का है, और हमारे यहां शुद्धि का है। हमारे यहां जब ज्ञान आदमी को होता है तो वह शुद्ध होता है। यदि हम गांधीवादी चिंतक हैं एक धर्मपाल, उनकी पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री को याद करें, जिसमें धर्मपाल ने ब्रिटिश अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि 18वीं सदी में भारतीय समाज की अंतश्चेतना कितनी जागरूक थी और समाज का संयोजन कितना विवेकशील था। अद्वैता धर्मपाल ने इंग्लैंड के अभिलेखागार से विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन कर बताया कि भारतवर्ष में किस तरीके से प्राचीन शिक्षा पद्धति कितनी विकसित थी और दलित बच्चे भी किस तरह से बराबरी से शिक्षा प्राप्त करते थे। 18वीं सदी के भारतीय समाज में लौकिक जगत और अध्यात्म के जोड़ने वाले धागे को ब्यूटीफुल ट्री के रूपक के रूप में समझा जा सकता है। धर्मपाल की पुस्तक यह बताती है कि दलित समाज के बच्चे भी उस समय समता से शिक्षा प्राप्त करते थे, और उस समय भारत कुटीर उद्योगों और व्यापार के कारण पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था में सिरमौर था। भारत सूती वस्त्र, धातु उद्योग, कृषि, पशुपालन में बहुत आगे था, जिसे अंग्रेजों द्वारा विकसित राजस्व प्रणाली ने समूल नष्ट करने का प्रयास किया। भारतीय दृष्टि से धर्म में दर्शन को देखा जा सकता है, जो हम जीवन के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े निर्णय में उसको सम्मिलित कर सकते हैं। धर्मपाल जी ने जो काम किया वो कुछ प्रमुख दस्तावेज, जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी 1822 से 89 तक, फ्रा पाइलिनो डा ब्रोटोलिमियो ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया 1796, Alexander Walker on Indian education, extracts from Mr. Adam's State of Education in Bengal, extracts from Latiner History of Education in Punjab since annextions, correspondence between Sir Philip Hartog and Mahatma Gandhi, और लिस्ट ऑफ तंजोर टेम्पल्स रिसीविंग रेवेन्यूज असाइनमेंट्स, इन तमाम दस्तावेजों का अध्ययन किया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि भारत के वाम पंथ ने बिल्कुल इसको किनारे कर दिया, जो अपने आप को स्वघोषित रूप से गांधी का सबसे बड़ा अनुयायी मानते हैं। ये गांजे और चरस के नशे में धुत जो वाम पंथ है, वह मदोन्मत्त हाथी की तरह व्यवहार करता रहा। जहां जो आया सब नष्ट कर दो, सब तोड़ दो, सबका विनाश कर दो। और सत्ता में जब साथ मिल गया उनका, तो उनका उत्पात और भी बढ़ गया। संस्कृत वाङ्मय में एक श्लोक आता है, मुझे बहुत प्रिय है वो, कि मर्कटस्य सुरापानम तदा वृश्चिक दंसनम तन्मध्ये भूत संचार यद्वा तद्वा भविष्यति। एक तो बंदर, ऊपर से वो शराब पी ले, मदिरा पान कर ले, उसके बाद उसको वृश्चिक काट ले, बिच्छू काट ले। एक तो अपने आप बंदर उत्पाती, उसके बाद वो शराब पी ले, और उसी दौरान उसको बिच्छू डस्ट काट ले, उसी बीच में उसको भूत पकड़ ले। अब वह क्या क्या करेगा, यही दशा जो है वामपंथ की रही। एक तो वामपंथ जो कि कहता है कि संघर्ष, धर्म को अफीम घोषित करते हुए
कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष ही हर चीज का समाधान है। तो इन सबों के पास जो है ये तो अपने आप बंदर थे, उसके बाद सत्ता भी मिल गई उनके पास, पैसा भी मिल गया, सब कुछ आ गया। तो उन्होंने जो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का विनाश किया, वह उसकी भरपाई हम लोग कब तक करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। और इनकी एक स्ट्रैटेजी है। मैं कई बार अपने बड़े भाइयों के साथ उनकी स्ट्रैटेजी को चर्चा करता हूं कि क्या स्ट्रैटेजी है। क्या करते हैं कि एक विद्वान दूसरे विद्वान को बुलाएगा और दूसरे विद्वान को देख के कहेगा, आहा कितना बड़ा विद्वान है, इससे बड़ा तो कोई विद्वान ही नहीं। जो संस्कृत वाङ्मय में एक श्लोक आता है ना कि उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा एंड परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिम। ये जैसे कि ऊंटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं, आहा क्या रूप है, आहा क्या गधा महाराज गा रहे हैं। तो यही दशा जो है वो भारत के वाम पंथ की है कि एक विद्वान दूसरे विद्वान को बुला लेगा और कहेगा इनसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं, और एक दूसरे की प्रशंसा करते रहेंगे। जैसे ऊंट जो है, ऊंटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं, आहा क्या रूप है, आहा क्या ध्वनि है। तमाम कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कमेंट्स पे बाद में बात करूं, लेकिन अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने केवल भारत में यह उत्पात किया। आप अफ्रीकी देशों को यदि देखें तो वहां भी कम उत्पात नहीं किया। एक मैं यहां पे बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण लेना चाह रहा हूं, वह है जो कि पहली बार हम लोगों को डीकोलोनाइजेशन के खुशबू, डीकोलोनाइजेशन का डिस्कोर्स, डीकोलोनाइजेशन का नैरेटिव जिसको सेंट्रल में ले आए, वह है न्यूगी, जो एक अफ्रीकन उपन्यासकार हैं और उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांतकार हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जो उनके निबंधों का संग्रह है। वो किताब का शीर्षक है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर, जिसे हाइनमैन एजुकेशनल ने 1996 में पब्लिश किया। इसमें भाषा और राष्ट्रीय संस्कृति, इतिहास इत्यादि का यह एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी दस्तावेज है। यह पुस्तक भाषाई विघटन और भाषा की बहस को केंद्र में रखते हुए अपने संदर्भों की रचना करता है, अपने संदर्भों को गढ़ता है। डीकोलोनाइजिंग माइंड को 4 निबंधों में विभाजित किया गया है। द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन थिएटर, द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन फिक्शन और द क्वेस्ट फॉर रेलेवेंस। पुस्तक के कई अध्याय जो है व्याख्यान के रूप में, जो उन्होंने, नगुई ने कई जगह भाषण दिए तो उन व्याख्यानों के रूप में उत्पन्न हुए, और जाहिर तौर पे इन्हीं सब व्याख्यानों को संग्रहित करके नगुई ने एक जुड़े और सुसंगत रूप से साहित्यिक भाषा में सवाल पर मुख्य मुद्दों को एक साथ खींचने के मौके को भुनाते हुए इस पुस्तक को पुस्तकाकार किया, इस अपने भाषणों का पुस्तकाकार पब्लिश किया। यह पुस्तक जो है एक भिन्न प्रकार का साम्राज्यवादी विरोधी परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। निरंतर बहस जो है अफ्रीका की नियति के बारे में और युद्धरत और चरमपंथी साम्राज्यवादी और अफ्रीकी राष्ट्रों में भाई भतीजावाद की स्थितियों में भाषा की क्या भूमिका है, इन संदर्भों पर गढ़ती है। डीकोलोनाइजिंग द माइंड जो है, यह जो है वो औपनिवेशिक सिद्धांत जो है वो शिक्षा शास्त्र, अफ्रीकी इतिहास और औपनिवेशिक सिद्धांत और साहित्यिक आलोचना का एक अद्भुत संगम है। नगुई ने द कोलोनाइजिंग द माइंड उन सभी को समर्पित किया जो अफ्रीकी भाषाओं में लिखते हैं, और उन सभी के लिए जिन्होंने वर्षों से साहित्य, संस्कृति, दर्शन और अफ्रीकी भाषाओं द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की गरिमा बनाई रखी। आपको मैं उस पुस्तक का कुछ हिस्सा बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए और आप सोचिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ही नहीं, इन अफ्रीकी देशों में भी क्या किया। वो वहाँ जो स्कूलों में अंग्रेज शिक्षक होते थे, वो नियम बना देते थे कि अब आपको अपनी लोकल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में आप बातचीत नहीं कर सकते, आप अंग्रेजी में बात करेंगे। और बच्चे जब आपस में बात करते तो उनको कहते कि नहीं आप लोग अंग्रेजी में ही बात करो। वो बच्चों के 2 वर्ग बना देते। एक बच्चा कहते कि यदि कोई आके बताएगा उनके शिक्षक को कि कौन लोकल भाषा में बात कर रहा है, तो उसके गर्दन पर टांग देते थे
लिखकर, आई एम डंकी, जो बच्चे लोकल भाषा में बात करते थे। इसके साथ ही जो जाकर बताता था उसको अलग कक्षा, अगले कक्षा में प्रमोट करते थे। इस तरीके की स्थिति अफ्रीकी देशों में इन अंग्रेजों ने, इन साम्राज्यवादियों ने, इन यूरोसेंट्रिक्स ने पैदा किया। और ये कहते थे कि हमारा काम तो सबको सभ्य बनाना है, इन असभ्यों को सभ्य बनाना है। न्यूगी कहते हैं कि साम्राज्यवादी हथियारों से हमला करने के पूर्व जो साम्राज्यवादी हैं वो सांस्कृतिक आक्रमण करता है, जो उपनिवेशों की जनता की संस्कृति के खिलाफ लंबे समय तक जारी हो जाता है। और नौ औपनिवेशिक स्थितियों में यह सांस्कृतिक हथियार और भी तेजी से काम करता है, ताकि इसके जरिए नया शासक वर्ग, जो कि एक दलाल पूंजीपति की भूमिका निभाता है और अपने भूतपूर्व और औपनिवेशिक शासकों के हितों की रक्षा करने वाली मानसिकता का निर्माण करता है। न्यूगी इसमें कहते हैं अपने भाषणों में और अपने निबंधों में कि मेरे विचार से भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके जरिए आत्मा को वश में किया गया है, उसे बंदी बना लिया गया है। शारीरिक गुलामों के लिए गोलियों को साधन बनाया गया, लेकिन मानसिक और आत्मिक गुलामी भाषा के जरिए थोपी गई है। ये सब तमाम समस्याओं को और तमाम बातों को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि भारतीय संदर्भों के अलावा भी विदेशी संदर्भ में तमाम चीज़ों को इन साम्राज्यवादियों ने अफ्रीकी देशों में, या जो उनके कॉलोनीज रहीं, जो कॉलोनियल उनके स्टेट्स रहे, उनके लोगों पर लगातार थोपते रहे। तमाम लोगों ने इसमें काम किया है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतक है फ्रेंच फैनन। उनकी पुस्तक ट्रांसलेट हुई है धरती के अभागे शीर्षक से। हम सब लोगों को उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। फ्रेंच फैनन ने भी डीकोलोनाइजेशन की दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है। फ्रेंच फैनन की जो क्लासिक कृति है धरती के अभागे, यह उस समय लिखा गया जब अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे उफान पर था, और उसी समय यह कृति उपनिवेश विरोधी आंदोलनों का, उसी समय से यह कृति प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। यह पूरी ताकत और पूरे आक्रोश के साथ साम्राज्यवाद द्वारा जो बरसाई गई आर्थिक और मनोवैज्ञानिक अधोगति को उजागर करती है। फैनन के साथ एक खास बात थी कि फैनन एक मनोचिकित्सक भी थे, और फैनन ने दिखाया कि कैसे औपनिवेशिक युद्ध और मानसिक बीमारी के बीच का क्या इनडेप्थ रिलेशन है, क्या गहरा संबंध है। उसने यह भी दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई को राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। क्रांतिकारी हिंसा समाजवाद की ओर ले जाएगी, और हथियार उठाने के उस युग के आह्वान में अब केवल ऐतिहासिक दिलचस्पी का ही विषय नहीं रह गया है। महाशक्ति और तीसरी दुनिया के बीच का संबंध के इन संबंधों की भावपूर्ण का विश्लेषण उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया है। हम सब लोगों को इस पुस्तक को देखना चाहिए, इस पुस्तक को रेफर करना चाहिए। ग्रंथशिल्पी ने शायद छापा है धरती के अभागे शीर्षक से। ये जो बार बार नॉलेज इज पावर, नॉलेज, हमारे यहाँ भी 2005 में नॉलेज सोसाइटी की रचना करने की बात सैम पित्रोदा ने की, और जब नॉलेज सोसाइटी की रचना की बात की तो उसमें बहुत बढ़िया कपिल कपूर उल्लेख करते हैं कि ये कितने बड़े विद्वान हैं, इनसे ये अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसे समाज को जिसका नाम ही नॉलेज सोसाइटी है, उसको ये नॉलेज सोसाइटी बनाने की तरफ उन्मुख। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो वैदिक समाज है, वैदिक जो शब्द है वो विद से बना है, विद से ही वेद बना है, उसी से विद्या बना है, ये तमाम शब्द उसी से निकले हुए हैं। तो हमारे यहाँ वैदिक जो समाज था वो अपने आप नॉलेज सोसाइटी था, और ये हमारे यहाँ कहते हैं कि कंप्यूटर से और अंग्रेज़ी से ये हम लोग नॉलेज सोसाइटी भारत में बना देंगे, कंप्यूटर और इंटरनेट से डेमोक्रेटाइज कर देंगे। डेमोक्रेटाइज हो रहा है कि ओलिगार्की क्रिएट हो रही है, यह एक अलग तरीके का विषय है। इन सब तमाम बातों के मध्य मैं इस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का समाधान क्या है, आखिर कैसे हम इन सब चीज़ों से पार पाएं और कैसे इन सब चीज़ों की निवृत्ति की तरफ बढ़ सकें। तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों का समाधान हमारे उपनिषदों में वर्णित है। उसको आवश्यकता है अपनाने की, और आवश्यकता है
हमें अपने कोर्स और अपने करिकुलम के संदर्भों में समाहित करने की। यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूँगा तैत्तरीय उपनिषद का। तैत्तरीय उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें 3 खंड हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो इसमें प्रत्येक वल्ली में अनुवाक हैं, अनुवाक मतलब अध्याय। और हम देखते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वह शिक्षावल्ली में मौजूद है। शिक्षावल्ली के अनुवाक 11, अध्याय 11 का मंत्र 1 मैं यहाँ उल्लेखित करूँगा। 2 ही मंत्र उल्लेखित करूँगा, ज़्यादा नहीं। मंत्र 1 और मंत्र 2। मंत्र 1 कहता है कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम माहृत्य प्रजानन्तुम माँ व्यक्षेसी सत्यान प्रमदितव्यम धर्मान प्रमदितव्यम कुशलान प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। इसका अर्थ है कि आश्रम में आचार्य शिष्यों को अनुशासन सिखाता है और कहता है कि सत्य बोलो, धर्म सम्मत आचरण करो, स्वाध्याय के प्रति प्रमाद मत करो, आचार्य को जो भी इच्छा हो उसका अभिष्ट धन लाओ, संतान परंपरा का छेदन न करो, सत्य के प्रति प्रमाद न करो, अर्थात सत्य से मुख न मोड़ो, धर्म से विमुख न हो, अपनी कुशल बनी रहे ऐसे कार्यों की अवहेलना न करो, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले मंगल कार्यों से विरत न हो। यह तमाम बातें अनुवाक 11 के मंत्र संख्या 1 में ऋषि कहता है। इसके अलावा दूसरा जो मंत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कहता है हमारे यहाँ बहुत वर्षों से यह परंपरा रही है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, यानि वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तव्योपास्यानि नो इतराणि। अर्थात देव कार्य तथा पितृ कार्य से प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए। इससे आशय शायद ये हो सकता है कि देवों की उपासना और माता पिता इत्यादि के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य भाव हमारे अंदर होना चाहिए। माता को देवतुल्य मानने वाला बनो, पिता को देवतुल्य मानने वाला बनो, आचार्य को देवतुल्य मानने वाला बनो, अतुल्य को देवतुल्य मानने वाला बनो, अर्थात इन सभी के प्रति देवता के समान श्रद्धा उत्पन्न करो। यदि हम लोग अपने वैदिक ज्ञान परंपरा को अपने उपनिषदों में वर्णित ज्ञान परंपरा को भारतीय संदर्भों में, भारतीय आधुनिक संदर्भों में ठीक तरीके से यदि लागू कर ले तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पा सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, और हमारे यहाँ राजस्थान में जो विद्यालय खोले गए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए और उसका नाम रखा गया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री और इत्यादि लोग जो हैं या जो भी सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग हैं सब अपने आप को गांधीवादी डिक्लेयर करते हैं, और गांधीवादी डिक्लेयर करने के साथ ही कहते हैं कि हम गांधी के सारे सिद्धांतों की अनुपालना करते हैं। एक विद्वान हैं, वामपंथियों के बड़े प्रिय विद्वान हैं कांचा इलैया, वो हिंदुत्व मुक्त भारत एक पुस्तक लिखे है। अब आप सोच लीजिए उनकी बुद्धि कि उन्होंने पुस्तक ही लिखा है हिंदुत्व मुक्त भारत। उसमें वो कहते हैं कि सबको अंग्रेज़ी में पढ़ाओ। चंद्रभान जी टीवी पे आते हैं, वो भी कहते हैं कि सबको अंग्रेज़ी में पढ़ाओ, किसी को हिंदी में मत पढ़ा देना, अंग्रेज़ी में पढ़ाओ तो बहुत काम हो जाएगा। तो इन सब का निपटारा जो है वह हमारी वैदिक ज्ञान परंपरा में है, और हमारे यहाँ जो डॉक्टर अरविंद शुक्ल जी लिख रहे हैं कि तैत्तरीय उपनिषद के इन्हीं संदेशों से दीक्षांत संपादित होता है। जी बिल्कुल सत्य कहा आपने, और दीक्षांत जब संपादित होता है तो दीक्षा का अंत हो जाता है, और हम यह बात समझते हैं कि विद्यार्थी जो है समाज में जाने के लिए तैयार हो गया है, और यह कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करेगा। यही मेरी बातों को मैं अब इसी के आसपास समेटने का प्रयत्न करता हूं, और बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ टिप्पणियों पर या कोई प्रश्न हो तो उन पर
चर्चा करके अपनी बात को समाप्त करूं। अरविंद शुक्ल भैया ने कहा कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समानांतर चलते हैं। जी बिल्कुल, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो है वो बिल्कुल साथ साथ चलते रहते हैं। और आगे जो है आगे राजा राम मोहन राय के बाद भारतीय परंपरा सबको लेकर चलने का है। अरविंद शुक्ल भैया ने कमेंट किया है कि भारतीय परंपरा सबको लेकर चलने का है। जी हाँ, भारतीय परंपरा सबको लेकर चलने का है। भारतीय परंपरा एक इंक्लूसिव परंपरा है। भारतीय परंपरा में समाज का हित, देश का हित सर्वप्रथम है, तब जाके अपना हित है। जबकि हम और हमारे यहाँ सबसे जो अच्छी बात वो जो है, हमारी भारतीय परंपरा की जो सबसे अच्छी बात है वह है कि अपने से विपरीत विचारों का भी जितने भी तरह, जैसे मैंने अपनी बात की जो शुरुआत थी कि अनोभद्रः कर्तव्यो, तो क्या है यही है कि पूरी दुनिया से जो श्रेष्ठ विचार हैं हम उनका स्वागत करते हैं। भारतीय परंपरा श्रेष्ठ विचारों का स्वागत करती है और अपने वैचारिक पृष्ठभूमि जो अपने से भिन्न लोग भी हैं उनको भी पर्याप्त सम्मान देती है। भारतीय परंपरा उनके विचारों को भी सम्मान देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ की चार्वाक ऋषि हुए, चार्वाक जिन्होंने कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम प्रभेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी यदि घी पीना पड़े तो पियो। उनको भी हम लोगों ने ऋषि का दर्जा दिया। तो हमारे यहाँ विचारों का बड़ा सम्मान रहा है, चाहे विचार किसी भी तरह के हों, उन विचारों का सम्मान भारतीय परंपरा करती रही है। प्रवीण सिंह भैया ने कहा कि भारत में राष्ट्र की अवधारणा बहुत प्राचीन है। जी हाँ, राष्ट्र की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है। हम इसे पश्चिम की उपज मानते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप तमाम ग्रंथों का अवलोकन करें तो हमें यह मिलता है कि भारतीय परंपरा में राष्ट्र जो है वो महत्वपूर्ण रहा है और राष्ट्र मौजूद रहा है। सुनील उपाध्याय भैया ने कहा कि भारत राजनीतिक रूप से विदेशी आक्रांताओं से अवश्य पराजित होता रहा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अपनी श्रेष्ठता बनाए रखे हुए था। भारत दुनिया का विरला उदाहरण है जहाँ के पराजित जाति ने विजेताओं को मलेच्छ कहा, उन्हें सांस्कृतिक रूप से हीन माना। अंग्रेज़ों ने भारतीयों की इसी ताकत की समझ सांस्कृतिक हमलों की रणनीति बनाई, जिसका दुष्परिणाम आप भुगत रहे हैं। भैया आपने जो बात सही कही है, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा वो भारतीयों का भी कम योगदान इसमें नहीं रहा। जो भारतीय ग्रंथों का उल जलूल जो अनुवाद किया गया, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस विनाश में। और हमें जो संस्कृत के जो विद्वान लोग हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा होकर वो प्रोफेसर कपिल कपूर चर्चा करते हैं। मुझे उनकी बात बड़ी प्रिय लगती है जब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो परंपरा रही उसमें ब्राह्मणों को ही, हमारे यहाँ जो वाम पंथ ने जो ब्राह्मणों को सबसे बड़ा दोषी करार दिया, कहा गया कि ब्राह्मणों से बड़ा दोषी कोई नहीं है। तो प्रोफेसर कपिल कपूर तो ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण नहीं होने के बावजूद वो चर्चा करते हैं, कहते हैं कि जब 2002 में वो पांडुलिपियों की खोज के लिए गए, तमाम गांव जब घूमने लगे तो पांडुलिपियां कई ब्राह्मणों के घरों में सुरक्षित मिली। और जब उनसे वो पांडुलिपियां मांगी गई तो वो देने को तैयार नहीं थे। वो कहे कि हमसे धन ले लो, हमसे हीरे ले लो, हमसे मोती ले लो, हमारा ज़मीन ले लो, हमारा जायदाद ले लो, सब ले लो, लेकिन हम इन पांडुलिपियों को नहीं देंगे आपको, चूंकि यह पांडुलिपियां समाज की धरोहर हैं। फिर उन लोगों ने जब यह समझाया कि राष्ट्र हित में इसका इस्तेमाल करेंगे, समाज हित में इसका इस्तेमाल करेंगे, तब ब्राह्मणों ने वो पांडुलिपियां दी। तो प्रोफेसर कपिल कपूर का अधिष्ठान जो है, प्रोफेसर कपिल जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि ये ब्राह्मण न होते तो निश्चित तौर पे ये सारे जो ग्रंथ जो हैं जिनको कि ब्राह्मणों ने पचा लिया, वो सब ग्रंथ मारे जाते, वो सब ग्रंथ लूट लिए जाते। वो चाहे वो श्रुति की तरह के तरीके जिंदा रखा, चाहे वो पांडुलिपि के रूप में जिंदा रखा, लेकिन उनको जिंदा रखा, तब जाके आपके पास इतनी बड़ी ज्ञान परंपरा आज आपके पास मौजूद है। चाहे वेदों की ज्ञान परंपरा हो, चाहे उपनिषदों की ज्ञान परंपरा हो, चाहे वेदांतों की ज्ञान परंपरा हो, और उनका यह बात कहा जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में
रखा जाना है। डॉक्टर अरविंद शुक्ल कह रहे हैं कि भारतीय की शिक्षा परंपरा का धर्मपाल ने सुंदर स्वरूप से परिचित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भारत के वामपंथ ने भारतीय परंपरा शिक्षा प्रणाली को विनष्ट किया। हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है अरविंद शुक्ल भैया का कि भारत के वामपंथ ने भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली को विनष्ट किया। धर्मपाल जी जब तमाम दस्तावेजों को पढ़ते हैं और उनकी विवेचना करते हैं तो यह बात वो पाते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के मुकाबले, अंग्रेज़ों के पास जब 200 स्कूल थे तब कई हज़ार स्कूल भारत में मौजूद थे और भारत में सबको पढ़ने का हक था। लेकिन इसके बाद भी एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि भारत के समाज जो है, इंडियन सोसाइटी जो है, इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं रही है। तो इन सब बातों को भी हमें संदर्भ रूप में लेना चाहिए। अहो रूपम अहो ध्वनिम, ये वामपंथ की बड़ी पक्की स्ट्रेटजी है। एक विद्वान दूसरे विद्वान को बुलाता और कहता कि तुमसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं, और मानो उसको विद्वान। तो इस तरीके से तमाम तैतरीय उपनिषद के इन्हीं संदेशों से दीक्षांत संपादित होता है। प्रवीण तिवारी भैया कह रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के आधुनिक विनाशक राजा राम मोहन राय जी के विषय में आपका क्या मत है? तिवारी भैया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसमें मैं दो बात भैया कहना चाहूँगा, क्योंकि 1 घंटे का ही समय होता है तो कई संदर्भ छूट जाते हैं। आपने अच्छी बात की कि मुझे याद दिलाया। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में राजा राम मोहन राय ने जो काम किया, उनको तो सबसे पहले ये लगता था कि यदि सब लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और इस हेतु वो प्रयासरत भी रहे। भारतीय जो परंपरा है, भारतीय वैदिक परंपरा जो है वो इतनी समृद्ध है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है। और ऐसे कई राजा राम मोहन राय आएंगे और चले जाएंगे। राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई हम समाज सुधार करेंगे, और समाज सुधार क्या करेंगे? विडो, जो विडो हो जाती थी उनकी शादियां, उस समय तमाम कारणों से जमींदार कई शादियां करती थी। 9 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की उनकी पत्नियां हुआ करती थी। तो जो एक जमींदार मर जाता था तो कई लोग विधवा हो जाते थे, तो उनके कई का पालन जो है उनके घर वाले करते थे, समाज करता था। तमाम उसमें संदर्भ रहे हैं। हमें राजा राम मोहन की जगह पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ध्यान में रखना होगा। राजा राम मोहन राय ने तो केवल लेख लिखे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो अपने पैसे से कितनी ही विधवाओं की शादी कराई। राजा राम मोहन राय एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने कि अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उनको तो उनकी समाधि, उनको दफनाया गया इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में, ब्रिटेन का जो ब्रिस्टल शहर है वहाँ पे उनकी समाधि है। तो अब इन सब संदर्भों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय, उनको कहना था कि संस्कृत सब बेकार है और जो है अंग्रेज़ी ही पढ़ा जाए और अंग्रेज़ी ही पढ़ने से ही हमारा विकास हो सकता है। जबकि आज आधुनिक शोधों को आप देखें तो हम पाते हैं कि मातृभाषा में बच्चे सबसे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। तमाम शोध भारत और भारत के बाहर हुए हैं, वह यह बताते हैं कि हम सब जो हैं वो अपनी मातृभाषा में, अपने आसपास पड़ोस की भाषा में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और इनके ध्वजवाहक जो हैं वो भी NCF 2005 जब लिखते हैं तो उसमें कहने लगते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो भी काम चलेगा। सुनील उपाध्याय भैया कहते हैं हम अंग्रेजी पढ़ने लगे और अंग्रेज संस्कृत पर उसका मन मुताबिक अंग्रेजी अनुवाद करने लगे। वर्ग इन्हीं अनुवादों को पढ़ भारत को गलत ढंग से समझ रहा है। भैया इसका मैंने उल्लेख किया कि मनुस्मृति को सबसे पहले टारगेट किया अंग्रेजों ने। क्यों किया? क्योंकि उसमें क्षेपक ज़्यादा थे और क्षेपक का अनुवाद करके उन्होंने हमारे जो हमारी परंपरा के लोग हैं, जो हमारे मूल से आते हैं, जहाँ से हम आते हैं वहीं से वो आते हैं, वो लोग अपने ही लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे। और तमाम जगहों पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं। इसको लेकर बहुत मैं खुल के नहीं कुछ बातें कह पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे क्या स्थिति बनी है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात आप लोगों के समक्ष रख दिया है और तकरीबन 1 घंटे का समय भी बीत चुका है। मैं महामना मालवीय जी को नमन करता हूं और अंत भी मैं अपने उसी मंत्र के साथ करूंगा कि अनोभद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितासुद्विदः देवानो यथा सद्मद्वृधे यसन्न प्रायुवे रक्षितारो दिवे दिवे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शम न कुरु। तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही है कि अच्छे विचार जो भी हों, चाहे जहाँ से भी आएँ, उनको हम लोग सम्मिलित करें और अपने आप को समृद्ध करें
और जो बुरे विचार हैं उनका खंडन मंडन करते रहें। और इस खंडन मंडन की जो प्रक्रिया है उसमें महामना स्कूल ऑफ थॉट, लंका स्कूल ऑफ थॉट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसके तमाम अपने अग्रजों डॉक्टर अरविंद शुक्ल, डॉक्टर तर्केश्वर नाथ तिवारी, डॉक्टर रजनीश सिंह जी, डॉक्टर विजय सिंह जी, डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी, डॉक्टर अरविंद चौबे जी, संदीप त्रिपाठी जी, राजीव रंजन पांडे जी, योगेश राय जी, तमाम लोगों को जो कि इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, अपने बड़े भाई डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, मेरी छोटी बहन मनीषा जी, इन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यह मंच बनाया है जिसमें कि हम लोग भारतीय परंपरा, भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा, भारतीय विद्या परंपरा की पुनः स्थापना कर सकें। इसमें यह स्कूल, यह महामना स्कूल ऑफ थॉट एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। और इस आयोजन के लिए और मुझे अवसर प्रदान करने के लिए अपने सभी अग्रजों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।